यस स्टूडेंट्स, आज हमारे सिलेबस का भी और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज एंजाइम्स। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक और आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। वेरी इजी टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं, दीज आर मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, किस तरह के होते हैं? प्रोटीन्स की फॉर्म में ही होते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स क्या हैं। दीज आर दी लीनियर, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऐसा हमने पढ़ा था। तो अगर ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं तो मोस्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन इनमें सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो हो गया इनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़नी है वो है इनकी एक्टिव साइट। हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट क्या होती है बेटा? ये वह साइट है जहां पे आके सबस्ट्रेट, जिसको कि हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, वो आके यहाँ पे ज्वाइन करता है। तो लेट अस सपोज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट हैं, तो सिर्फ वही सबस्ट्रेट इस एंजाइम में आके अटैच होगा जो कि इसकी एक्टिव साइट के साथ जिसका शेप मैच करता है। ठीक है, तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम कहते हैं लॉक एंड की। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स। जैसे हर लॉक के अंदर, हर लॉक को खोलने के लिए खास की का जरूरत है, खास चाबी का जरूरत है, उसी चाबी से ही लॉक खुलता है। इसी तरह से हर एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच होता है और किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है, तो जो ये एक्टिव साइट्स हैं ये बेसिकली क्या है? एक्टिव साइट्स वह जगह है, वह पॉकेट्स हैं जहां पे आके जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, वो आके अटैच होता है। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग अनदर पिक विद यू ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। हाँ जी, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। यस, तो यह क्या है? दिस इज द एंजाइम। और आपको दो डिप्रेशन नजर आ रहे होंगे, एक ये और एक ये क्या है? दीज आर द एक्टिव साइट्स फॉर द एंजाइम, फॉर द सबस्ट्रेट। तो जिस किसी भी सबस्ट्रेट का शेप इस एक्टिव साइट के साथ मैच करेगा वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे कि ये वाला है, ये प्रॉपरली फिट हो रहा है, जो ये सबस्ट्रेट है इट इज प्रॉपरली फिटिंग इनसाइड द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, जब ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा तो एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो एक कॉम्प्लेक्स बन गया है दोनों का आपस में ज्वाइन होने के बाद, ये एक टेम्पररी स्टेट होती है, परमानेंटली ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है। और इस स्टेज को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद, इनके ज्वाइन होने के बाद क्या होगा? केमिकल रिएक्शन प्रोसीड आउट होगी। एंजाइम जो है उसने अपने अंदर रिएक्टेंट्स को डाल दिया। अब रिएक्टेंट्स आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ जुड़ेंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो जो पहले हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, अब वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एक टेम्पररी स्टेज है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स वाली जो स्टेज है ये वाली, ये भी एक टेम्पररी स्टेज है। ठीक है, जब प्रॉपरली पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा तो एंजाइम और प्रोडक्ट के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंजाइम, जो प्रोडक्ट है वो लिबरेट आउट हो जाएगा एंजाइम से। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द एंजाइम। तो ये था एंजाइम साइकिल।
इट इज द मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स विद द सबस्ट्रेट्स, कि किस तरह से वो सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सबसे पहले एक सबस्ट्रेट था और एक एंजाइम था। एंजाइम के पास हमने बोला खास तरह की साइट्स होती हैं, पॉकेट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। जो कोई सबस्ट्रेट भी इन एक्टिव साइट के साथ जिसका शेप मैच करता है वो इसके साथ आके ज्वाइन हो जाता है और एक टेम्पररी स्टेज बनती है जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और जब प्रॉपरली सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो जो प्रोडक्ट्स हैं ये एंजाइम के एक्टिव साइट से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसी चीज को बेटा आपने इंग्लिश में 4 स्टेजेस के अंदर बता देना है। तो सेम थिंग अगेन आई एम शेयरिंग द एक और पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगा। दिस वन, दिस इज अगेन द सेम थिंग, चीज वही है बस थोड़ा डायग्राम अलग तरीके से बताया है। एंजाइम था, एक्टिव साइट थी, सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट अच्छी तरह से फिट हो रहा है एंजाइम के साथ तो बन गया एक टेम्पररी स्टेज जिसको हमने बोल दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जो सबस्ट्रेट है इन दोनों में आपस में रिएक्शंस हो रही हैं, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो सबस्ट्रेट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, ये दोनों प्रोडक्ट में चेंज हो गए और जो टेम्पररी स्टेज है उसको हमने बोल दिया एंजाइम प्रोडक्ट complex. A product, when the products are fully formed, then they got released from the active sites of the enzyme. तो एंजाइम भी अलग हो गया और प्रोडक्ट भी अलग हो गया। एंजाइम्स का दूसरा क्या खासियत है कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका भी हम एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आ जाता है और ये मुझे लगता है एमसीक्यूज में भी इस बार आपको आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों में भी रिपीट होता है कि जो एंजाइम है ये रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इंक्रीज कर देता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऐसा पहले आता था, लेकिन इस बार एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स एंजाइम के एडिशन के बाद प्रोडक्ट के बन गए हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कैसा ये रिएक्शन को आपने देखना है। अगर हम एंजाइम को कंसीडर ना करें तो रिएक्टेंट्स कौन से हैं? सबस्ट्रेट 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, सबस्ट्रेट 2 इज वाटर। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बोनिक एसिड बन रहा है। अगर बिना एंजाइम की रिएक्शन प्रोसीड हो तो 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के। लेकिन अगर एंजाइम हो इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को हम ऐड कर दें तो इस एंजाइम की वजह से कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? 600,000 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के हर सेकंड में बनेंगे। ठीक है, जो 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे बिना एंजाइम के वो 1 घंटे के अंदर बन रहे थे, लेकिन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एडिशन के बाद जो कार्बोनिक एसिड है इसके 600,000 मॉलिक्यूल्स बनेंगे बट एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है एंजाइम की एडिशन का। वाई? बिकॉज एंजाइम क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये फास्ट कैसे करता है वो भी हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्राफ को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टडी दैट ग्राफ। सो अगेन आई एम शेयरिंग अ पिक्चर विथ यू। ये देखिए, ये आपकी बुक्स में भी है। किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द रिएक्टेंट इनटू अ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हमने नाम दे दिया एक्टिवेशन एनर्जी, कि वह एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगी उसको हम कह देते हैं
एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम एंजाइम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अगर हम एंजाइम को ऐड कर देते हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। बिकॉज एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसी वजह से ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने ये बताना है, क्यों एंजाइम्स के एडिशन के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगेन आई एम शेयरिंग द ग्राफ। हाँ जी, इसको भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें और भी क्लियरली आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल के साथ बता रखा है इन्होंने। रिएक्टेंट कौन से हैं यहाँ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बिना एंजाइम के इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, लेकिन अगर हम एंजाइम को यूज करते हैं तो दिस मच ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इजिली द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ऐसा क्यों होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्यों कम कर देता है, उसके पीछे क्या रीजन है कि अगर एंजाइम नहीं यूज हो रहा, रिएक्टेंट्स हैं, ये कब प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो इनके टकराने की वजह से एनर्जी बनेगी और बहुत ज्यादा कोलिजन्स होंगी, तो जाके इतनी एक्टिवेशन एनर्जी बनेगी कि ये प्रोडक्ट्स बना देंगे। ठीक है, तो जो कोलिजन्स हैं इनकी वो चांस फैक्टर्स है, रैंडमली कोलाइड करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम एंजाइम डालते हैं तो हमें पता है हर एंजाइम का एक एक्टिव साइट है। तो सबस्ट्रेट आएगा, इस एक्टिव साइट में अटैच हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट है, अब एंजाइम के साथ दोनों ज्वाइन हो गए तो एक दूसरे के बहुत पास पास है। तो जो कोलिजन्स का रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपस में इजिली कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी थी बहुत कम हो जाएगी और बहुत कम टाइम लगेगा इनको आपस में कोलाइड होने का। जबकि पहले क्या था कि चांस फैक्टर्स होंगे कि शायद अब ये कोलाइड हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा चांस फैक्टर्स होंगे उतना ही रैंडमली ये आपस में कोलाइड करेंगे और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, लेकिन एंजाइम के होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, जो ये ग्राफ वाला है, एक तो या तो आपको लेबलिंग का पूछ लेंगे एमसीक्यूज में, ठीक है, या फिर ये पूछ लेंगे, जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, वो बोला कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला, कि एंजाइम के बिना कितने घंटे में कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एंजाइम के साथ कितने टाइम पीरियड में कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एक चीज, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि एंजाइम्स के एडिशन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो ये वाला टॉपिक भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है कि जब हम एंजाइम्स ऐड करते हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजिली बन जाते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि एक और यहाँ पे भी देख लीजिए, तो ये अलग अलग करके, पहले दोनों कंबाइंड ग्राफ्स थे, अब अलग अलग करके हैं। हाँ जी, बिना एंजाइम्स के, बिना एंजाइम्स के इतना एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम के साथ इतना एक्टिवेशन एनर्जी, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। और दूसरी खासियत क्या, प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम एज इट इज रिएक्शन से बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, जैसा हमने ऐड किया था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वैसा ही बन के वापस निकल आता है। तो ये था बेटा आपका एंजाइम्स का जनरल ओवरव्यू, उनका मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम साइकिल हमने पढ़ लिया, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया।
अब लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो चलिए वो भी देखते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या पढ़ेंगे कि कोई भी एंजाइम है उसका नेमिंग कैसे, नॉमेनक्लेचर का मीनिंग होता है नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करना है, बहुत सिंपल है। कोई भी एंजाइम होगा उसके नाम के पीछे एज लगा देना है, ठीक है, एज। किसी भी एंजाइम के पीछे, किसी भी नेम के पीछे अगर एज लगा, इट मींस वो किसका नाम है, वो एंजाइम का नाम है। ये चीज माइंड में रखनी है इसका नेमिंग। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। 6 क्लासेस आपके सिलेबस में है, इन्हीं को ही डिटेल में हमने पढ़ना है। पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। दूसरा है ट्रांसफेरेजेस, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर हो रहा है। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलिसिस हो रही है सबस्ट्रेट के अंदर। लाइजेस, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं, टूट रहे हैं बॉन्ड। आइसोमेरेजेस, आइसोमेरिक फॉर्म्स बन रही, मिरर इमेजेस बन रही हैं। एंड लाइगेजेस मतलब ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ द टू सबस्ट्रेट्स। तो अब डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं कि इनका क्या मीनिंग है, क्या एग्जाम्पल है। सो अगेन आई एम शेयरिंग अ पिक्चर विद यू। हाँ जी, 6 के 6 क्लासेस को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इनका डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल को इन डिटेल में आपको बताऊंगी रिएक्शंस के फॉर्म में। तो चलिए पहला देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। एग्जाम्पल बेटा ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजनेसेस। ये दोनों तरह के एंजाइम क्या करेंगे, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस ग्रुप को बिलोंग करते क्या है, दे ट्रांसफर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेंगे एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट। अगर इसके पास ऑक्सीजन है तो ये इसको दे देगा, इसके पास हाइड्रोजन है तो ये इसको दे देगा। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट्स। तो इस ग्रुप को हम कह देते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। एग्जाम्पल है ऑक्सीडेजेस। नेक्स्ट ग्रुप है बेटा ट्रांसफेरेजेस। एग्जाम्पल है इसकी काइनेजेस एंड ट्रांस अमाइनेजेस। ये जो एंजाइम्स आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आगे आपको सेकंड टर्म में भी हेल्पफुल होगा, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे सारे साइकिल्स और वहां पे एंजाइम्स जो है ये रिपीट में आएंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो जो ट्रांसफेरेजेस हैं ये क्या करते हैं, कि किसी एक फंक्शनल ग्रुप को का ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम सबस्ट्रेट 1 टू सबस्ट्रेट 2। अगर इसके ऊपर पी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो जो सबस्ट्रेट 1 है, विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स ये इसको सबस्ट्रेट 2 को दे देगा, ठीक है। ऐसा होगा ट्रांसफेरेजेस के अंदर। और हाइड्रोलेजेस के अंदर क्या होगा, इसके नेम से पता चल रहा है। हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं, दे हेल्प इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर को रिमूव कर देंगे उस सबस्ट्रेट से। और एग्जांपल है कि जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एस्ट्रेजेस हैं, वो सारे इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आइसोमेरेजेस आइसोमराइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मिरर इमेजेस बनाने में हेल्प करता है। और एग्जांपल है इनकी फ्यूमेरेज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। नेक्स्ट बेटा लाइएजेस, मैं इनको और भी डिटेल में बताऊंगी, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। लाइएजेस क्या करते हैं, दे आइदर रिमूव अ फंक्शनल ग्रुप और ऐड अ फंक्शनल ग्रुप। या तो कोई फंक्शनल ग्रुप किसी सबस्ट्रेट के साथ ऐड हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। एग्जाम्पल है एल्डोलेजेस एंड डीकार्बोक्सिलेजेस। लास्ट ग्रुप है बेटा लाइगेजेस। लाइगेजेस या इनको सिंथेटेजेस, दो नाम है इनके, सिनोनियम्स हैं। लाइगेजेस भी कह सकते हैं, सिंथेटेजेस भी कह सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी है ये। इसमें क्या होता है, दो सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है।
It helps in the joining of the two substrates together. एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड सिंथेटिस। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट करें, ऑक्सीडाइज क्या करता है, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के ट्रांसफर में हेल्प करता है बिटवीन द टू सबस्ट्रेट्स। ट्रांसफरेजेस फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करता है। हाइड्रोलेजेस हाइड्रोलिसिस करता है। आइसोमेरेजेस आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाता है। लाइएजेस या तो किसी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करने में हेल्प करता है या फिर ऐड करने में। और लाइगेजेस दो सबस्ट्रेट को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करता है। तो इसी टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करते हैं हम। सो फॉर दैट अगेन आई एम शेयरिंग एन इमेज विद यू, जिसमें कि एग्जांपल्स क्लियर कट आ जाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस पहले बताया था कि क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया है। दिस इज द सबस्ट्रेट वन, पहला रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है। आरईडी का मतलब है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ओएक्स का मतलब है ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। तो जब हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कैटेगरी के एंजाइम्स को इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सबस्ट्रेट ए था अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे सबस्ट्रेट फॉर्म में जो थे प्रोडक्ट्स फॉर्म में अब ऑपोजिट सिचुएशन में आ जाएंगे। बी जो कि ऑक्सीडाइज था अब ये हो जाएगा रिड्यूस्ड। ठीक है, दोबारा से देखेंगे। ए रिड्यूस्ड फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज में चेंज हो गया। बी ऑक्सीडाइज में था, अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी बेटा ट्रांसफेरेजेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दिस इज ए सबस्ट्रेट और इसके ऊपर बी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज बी फंक्शनल ग्रुप और ये सी सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ए के ऊपर बी लगा था, अब इसने अपना फंक्शनल ग्रुप दे दिया सी को, तो अब जो प्रोडक्ट बन गया वो बी सी बन गया। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल ही एग्जांपल है। ए के पास जो फंक्शनल ग्रुप था उसने सी को दे दिया, ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये ट्रांसफरेजेस के अंदर होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यस हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो रिएक्टेंट था ए बी, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। और हाइड्रोलिसिस में हमने पढ़ा है स्प्लिटिंग होती है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है और जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके क्या बनाएगा, दो तरह की आयंस बना देगा, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जिसमें से ये जो सबस्ट्रेट था इसमें से ए के साथ लग गया हाइड्रोजन और बी के साथ लग गया ऑक्साइड, तो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनकर आ गए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स की वजह से, जिन्होंने क्या कराया था, हाइड्रोलिसिस कराया था। नेक्स्ट बेटा लाइएजेस, जिनको सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, मैंने बोला था या तो ये ज्वाइन कराते हैं या रिमूव कराते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। दो सबस्ट्रेट हैं ए एंड बी, दोनों ही आपस में ज्वाइन हो गए। नेक्स्ट बेटा आइसोमेरेसिस, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से शेप देखिए इसका। और आइसोमेराइजेशन में मिरर इमेजेस बनती हैं, तो यहाँ देखेंगे अब उल्टा, ऐसे था अब इस तरीके से बन के आ गया है। आइसोमर इसका इस तरीके से बन के आ गया। ये सिस या ट्रांस किसी भी फॉर्म में बन सकता है। लास्ट बेटा लाइगेजेस सिंथेटेजेस, सबसे इजी है तो देखेंगे इसको। हाँ जी, ए बी और साथ में ये क्या है, एटीपी।
हमने पढ़ा हुआ है पहले भी छोटी क्लासेस में भी कि जो एटीपी इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो एनर्जी है किसी भी रिएक्शन को, जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एटीपी मॉलिक्यूल से। एटीपी मॉलिक्यूल है क्या? अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ। और जो ये फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ए प्लस बी 2 सबस्ट्रेट थे, साथ में हमने ऐड कर दिया एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एटीपी टूटता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया, तो एटीपी चेंज हो गया बेटा, ट्राइफॉस्फेट था, चेंज हो गया डाइफॉस्फेट में। ट्राइफॉस्फेट विल गेट चेंज इनटू डाइफॉस्फेट विद द रिलीज ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप। तो जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से इन दोनों को एनर्जी मिलेगी और एक दूसरे के साथ ये ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी था, अब ये ए बी बन जाएगा। ये देखिए ए प्लस बी था, एटीपी की वजह से एटीपी टूटा, तो टूटने के बाद ये बन गया एडीपी। ठीक है, और ये दोनों जो सबस्ट्रेट थे एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर इन्होंने बना दिया ए बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लाइगेजेस क्या करते हैं? ये सबस्ट्रेट्स को आपस में ज्वाइन होने में हेल्प करते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी है वो कौन देता है? वो एनर्जी रिच कंपाउंड देता है। और ज्यादातर रिएक्शंस में एनर्जी रिच कंपाउंड होता है एटीपी। तो ये टूटेगा, ट्राइफॉस्फेट्स में से एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, तो ये तो खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा डाइफॉस्फेट में, और जो सबस्ट्रेट थे ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी अब ओवर हो रहा है और ये टॉपिक भी। एक चीज और रह गई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो क्लासिफिकेशन इज ओवर। एक चीज और है कि सबसे इनिशियली हमने पढ़ा था कि हर एंजाइम का अपना एक एक्टिव साइट होता है, खास शेप का स्ट्रक्चर होता है, पॉकेट होता है एंजाइम के अंदर, जहाँ पे खास सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच हो जाता है एंजाइम के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका शेप जो है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ रिजेंबल करता है, तो वो सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देते, वो खुद अटैच हो जाते हैं। बेसिकली वो पॉइजन्स होते हैं। ठीक है, वो सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देंगे, उसकी बजाय वो खुद अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। क्या बोलेंगे? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्यों बोलेंगे? वाई? बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ये सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने दे रहे, उसकी बजाय ये खुद अटैच हो रहे हैं एंजाइम के साथ। बिकॉज जो इनका शेप है और सबस्ट्रेट का शेप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, दे रिजेंबल द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। सो क्या करेंगे? दे गेट अटैच्ड टू द एंजाइम एट देयर एक्टिव साइट, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो इस तरह की भी एक कंपटीशन है। तो इस तरह के जब रिएक्शन होती है तो हम इसको कहते हैं competitive inhibition reaction। competitive inhibition reaction। competitive मतलब कंपटीशन हो रहा है, कौन कर रहा है? इनहिबिटर कर रहा है। इनहिबिशन रिएक्शन, इनहिबिशन का मतलब होता है रुक जाना। क्या रुक रहा है? प्रोडक्ट का बनना रुक रहा है। इन द competitive inhibition reaction substrates are not converted into the products because enzyme is joined with the inhibitor rather than the substrate। इस वजह से। ठीक है, और इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं हम इनको कहते हैं कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। पॉइजन्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, पूरे के पूरे रिएक्शंस को खराब कर देते हैं।
तो बेटा यही था, इतना ही है आपके सिलेबस में। तो इसको आपने एक बार देख लेना है अपना, और कोई आप डाउट लगे तो फिर आपने पूछ भी लेना है मेरे से। तो आपका सिलेबस इज ओवर नाउ। मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल का बोल रखा है, वो आप मेरे को मंडे को पीडीएफ बना के बता देना, ताकि मैं आपके एटलीस्ट फाइल के मार्क्स लगा दूं। फिर मैं आपको बता दूंगी कि कौन से एक्सपेरिमेंट आपने लर्न करने हैं, तो वो भी एक टेस्ट ले लूंगी, तो आपके प्रैक्टिकल के लग जाएंगे मार्क्स। और एक मैं आपको वीडियो भी भेजूंगी एक्सपेरिमेंट का, तो उसका भी आपने क्या करना है कि सेम तरह से उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके एक अपनी वीडियो बना के मेरे को दे देना। तो आपके प्रैक्टिकल के जितने भी मार्क्स है फिर मैं लगा दूंगी सारे। ठीक है, तो आज ही मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। वैसे ही अभी आप शाम को चाहे वीडियो बना लेना, नहीं कल बना लेना, तो मंडे तक भेज देना। इजी है, पोटैटो वाला हम करेंगे, पोटैटो वाला करके दिखाना आपने बस। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कैसा है कैसा नहीं। इस वाले टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। और यहाँ पे आपका बायोलॉजी का सिलेबस इज ओवर नाउ। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट है सो टेल मी। और स्क्रीनशॉट्स लेके बेटा अटेंडेंस भी सेंड कर दो। नो डाउट। चलिए, इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।